डॉक्टर मोहन भागवत का एक बयान बना। डॉक्टर मोहन भागवत का जो नागपुर में वो संघ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को जब वो संबोधित कर रहे थे, उसमें उनका जो बयान है, उस बयान के कुछ हिस्से, कुछ सेलेक्टिव हिस्से उठाकर ये पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और मैं अक्सर कहता हूं ये सब नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं, उसी तरह का एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच तलवारें तन गई हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी से इतना नाराज है कि वो अपने तमाम संगठन मंत्रियों को बीजेपी से बुलाने पर विचार कर रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच जो तल्खी है वो इस कदर बढ़ गई है कि दोनों के रिश्ते टूट की कगार पर पहुंच गए हैं? ऐसी तमाम खबरें, ऐसी तमाम जो चर्चाएं हैं, बीते कई दिनों से मीडिया में चल रही हैं और जो बीजेपी और संघ के विरोधी हैं वो लगातार इन खबरों को चटकारे ले लेकर परोस रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो चुनाव नतीजे आए, बीजेपी को उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसके बाद डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है उनका एक बयान आया, तो इस बयान और इन नतीजों को लेकर के जो विरोधी खेमा है वो बड़ा उत्साहित है और इन खबरों को जो है चटकारे लेकर, मिर्च मसाला लगाकर इन खबरों को परोस रहा है और मजे ले लेकर लोग इस पर बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको एक मौका मिला है। लेकिन असलियत क्या है ये जानना जरूरी है। असलियत क्या है ये शायद पूरी तरह से जो है सच क्या है ये लोग नहीं जानते, या लोग जो जानते हैं उनकी बात लोगों तक पहुंच नहीं रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि जो आरएसएस को लेकर जो तमाम चर्चाएं चलती हैं उनमें सबसे बड़ी जो एक गड़बड़ होती है वो दो कारणों से होती है। एक गड़बड़ इसलिए होती है कि संघ को लेकर जो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, नेता हैं, वो सब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। खास करके जो संघ विरोधी हैं लोग हैं वो संघ को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। इसलिए वो कभी भी कोई बात होती है तो उसको लेकर के जो है इस तरह से वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि संघ जो आरएसएस है वो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। करीब बहुत जल्दी वो अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, लेकिन वो दुनिया का सबसे कम समझे जाने वाला संगठन है, जिसको लेकर दुनिया के लोगों को सबसे कम जानकारी होती है, कम समझ होती है। मैं कहूं दुनिया में आज भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार और जो नेता हैं वो संघ को पूरी तरह से समझे नहीं। और उसके लिए एक बहुत हद तक कारण ये भी है कि संघ जो है वो मीडिया से अक्सर दूर रहता है। और दूसरी बात यह है कि संघ अपनी स्थापना के बाद से जो है संघ ने उसके बारे में जो कुछ भी धारणाएं, सही गलत धारणाएं फैलती थी, उनको संघ ने कभी भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। बरसों तक संघ जो है वो मीडिया से, पत्रकारों से दूर रहा। अब तो कुछ बात करने लगा है संघ, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो सबसे लगातार दूर रहता था और इसलिए संघ को लेकर गलत अवधारणाएं जो है बहुत तेजी से फैलती थी। और संघ कहता है कि हम व्यक्ति निर्माण के काम में लगे और हमें इन सब चीजों से, सुर्खियों से, मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए संघ जो है कभी भी उनको क्लैरिफाई करने पर अपनी शक्ति नहीं लगाता था। संघ सिर्फ जो है व्यक्ति निर्माण के काम में लगा रहता है। वो ये कहता है हमारा काम व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का है। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं इसके संदर्भ में अगर बात करें तो ये खबरें, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये खबरें, इसका आधार क्या बना? इसका आधार डॉक्टर मोहन भागवत का एक बयान बना। डॉक्टर मोहन भागवत का जो नागपुर में वो संघ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को जब वो संबोधित कर रहे थे, उसमें उनका जो बयान है, उस बयान के कुछ हिस्से, कुछ सेलेक्टिव हिस्से उठाकर ये पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और मैं अक्सर कहता हूं ये सब नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं, उसी तरह का एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये जो संघ प्रमुख का बयान था, जैसे मैंने बताया, नागपुर में उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में से 2-3 हिस्से निकालकर, जिसमें आरएसएस प्रमुख ने ये कहा कि सच्चा स्वयंसेवक जो है वो कभी भी घमंड नहीं करता। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा राजनीति में मर्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बयान जो दिए संघ प्रमुख ने, ये सीधा सीधा बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना है और इसको लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि संघ प्रमुख का जो बयान था, इसके अलावा संघ प्रमुख का एक और बयान मणिपुर को लेकर जो कहा, उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर जो है वो लगातार वहां पर इस तरह से जो है हिंसा हो रही है और मणिपुर शांति के लिए जो है वो इंतजार कर रहा है और वहां कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अब ये 2-3 बयान लेकर कहा जा रहा है कि संघ जो है वो सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर और सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। उस पर एक और बयान आ गया इंद्रेश जी का,
जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसी संस्था चलाते हैं। तो इंद्रेश जी का एक बयान आ गया, इंद्रेश जी ने भी कह दिया कि 200 जो लोग जो राम भक्त हैं लेकिन वो अगर घमंड करते हैं तो इसलिए उनको बहुमत से पहले जो है रोक दिया। तो इन दोनों बयानों को लेकर ये पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब इसमें जहां तक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान की बात है, इस बात को समझिए कि डॉक्टर मोहन भागवत का बयान लंबा, ये भाषण जो है बड़ा लंबा भाषण है, लेकिन इसके सेलेक्टिव हिस्से निकाले गए हैं और सेलेक्टिव हिस्से बड़ी सुविधा से निकाले गए हैं। डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कहा वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी थी, क्या वो टिप्पणी जो है सरकार पर टिप्पणी थी, आप मान भी सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी व्यक्ति आधारित जो है बात नहीं करता। वो हमेशा कहता है व्यक्ति निर्माण की तो बात करता है, लेकिन वो मानता है कि व्यक्तिवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब इस सेंस में राजनीतिक लोग उसे व्यक्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि संघ व्यक्तिवाद की बात नहीं मानता। लेकिन राजनीति, संघ क्योंकि राजनीति में डायरेक्टली नहीं है, संघ जो है आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, राजनीति में व्यक्तिवाद जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर नेताओं का चेहरा देखकर वोट पड़ते हैं। लेकिन संघ जो है वो संगठन में यकीन रखता है, संघ व्यक्ति में यकीन नहीं रखता, वो समूह में की बात करता है, तो वो सबको जोड़ने की बात करता है। और इसीलिए संघ का जो संघ ने कभी भी गुरु के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं स्वीकारा, बल्कि वो ध्वज के रूप में व्यक्ति को स्वीकार करता है। तो संघ व्यक्तियों की बात नहीं करता, लेकिन राजनीति में व्यक्ति अहम हो जाता है क्योंकि वहां पर पद होते हैं, वहां पर नेताओं के चेहरे पर वोट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद संघ प्रमुख ने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाया हो। अगर उन्होंने मर्यादा की बात करी तो वो मर्यादा की बात तो वो सबके लिए कह रहे हैं। राजनीति में जो लोग हैं वो सबके लिए मर्यादा की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? मर्यादाएं क्या जो है बीजेपी की तरफ से तोड़ी गई हैं और विपक्ष की तरफ से नहीं तोड़ी गई हैं? कि अगर विपक्ष ने उन्होंने, डॉक्टर मोहन भागवत ने ये भी कहा कि जो है झूठ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से झूठ बोल करके मर्यादाएं तोड़ी राजनीति में, चुनाव में किस तरह के जो है। तो क्या डीप फेक से जुड़ा बयान जो है अमित शाह का नहीं आया था, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? क्या कांग्रेस ने जो गारंटी कार्ड बांटे, क्या वो गारंटी कार्ड झूठ नहीं था? इसके अलावा जो ये कहा गया संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव नहीं होंगे, क्या ये झूठ नहीं था? क्या ये मर्यादा तोड़ना नहीं था? तो ये जो उनकी बात को सिर्फ एक संदर्भ में देखा जा रहा है, बीजेपी पर निशाना बना के देखा जा रहा है, वो अपने आप में एक पूरी तरह से गलत अवधारणा है। और अगर मैं इंद्रेश कुमार के बयान की बात करूं तो इंद्रेश कुमार के बयान के तुरंत बाद जो है एक और मीडिया में खबर चल रही है सूत्रों के हवाले से कि आरएसएस के सूत्र कह रहे हैं कि ये आरएसएस का बयान नहीं है। इंद्रेश कुमार का बयान जो है वो आरएसएस की ऑफिशियल लाइन नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के बहुत वरिष्ठ जो हैं वो फंक्शनरीज हैं, लेकिन वो आरएसएस की मुख्य जो बॉडी है जिसमें कुछ लोग जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से आप देखते हैं डॉक्टर मोहन भागवत के बयान आते हैं, या जो सरकार के बाद जो है बाकी इन सब लोगों के जो बयान, इस तरह के बयान नहीं आते कभी भी। तो इंद्रेश कुमार जी एक अलग तरह की भूमिका में हैं। वो संघ के स्वयंसेवक जरूर हैं, लेकिन वो संघ की नीति निर्माता जो बॉडी है उसमें नहीं है, और इसलिए उनके बयान को आधिकारिक माना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंद्रेश कुमार जी ने भी तो ये साथ साथ कहा है, उनके बयान को भी एक तरफा क्यों देखा जा रहा है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो राम विरोधी थे वो तो सत्ता में आए ही नहीं, उनको तो बहुमत से भी बहुत दूर रह गए। तो इसको पूरा परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये जरूर बात है कि इस चुनाव में जो संघ और बीजेपी की भूमिका थी उसको लेकर बहुत तरह के सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि बीच चुनाव में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिस बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी अब बहुत बड़ा संगठन हो गया है और उसको अब संघ की जरूरत नहीं है। संघ को ऐसे बयानों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संघ अपना काम करता है। संघ प्रमुख से जब सलाह मांगी जाती है, जब बीजेपी के लोग उनसे संपर्क करते हैं, तभी वो जो है अपनी सलाह देता है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, इस मौके पर ये भी याद दिला दूं कि संघ प्रमुख ने एक बार विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में ये भी कहा था कि भाजपा के लोग हमसे सलाह मांगने आते हैं, हम उनको सलाह देते हैं। अगर हमसे जो है दूसरी पार्टियों के लोग सलाह मांगने आएंगे तो हम उनको भी सलाह देंगे। तो संघ कभी भी ये नहीं कहता कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में, वो नहीं है। लेकिन कुछ सांस्कृतिक वैचारिक मुद्दे ऐसे जरूर हैं जो बीजेपी जिन मुद्दों पर चलती है, संघ और उनमें जो है वैचारिक समानता है सांस्कृतिक मुद्दों पर, और देश को लेकर, भारत को लेकर जो एक
एक बड़ा जो राष्ट्रीय जो एक कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्र को किस दिशा में किस तरह से होना चाहिए, उसको लेकर दोनों की धारणाएं एक जैसी हैं। इसलिए दोनों संगठन जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और संघ भी अपने जो स्वयंसेवक है, अपने स्वयंसेवकों को जो स्वयंसेवक राजनीति में जाने लायक लगते हैं वो उनको भेजता है। लेकिन अगर मैं फिर आता हूं उनके बयान पर, जेपी नड्डा के बयान पर, मोटे तौर पर जेपी नड्डा का यह बयान पूरी तरह से अनावश्यक बयान था ऐसे समय में, और इससे बीजेपी को डैमेज भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इससे संघ को इस बयान से नाराज हुआ, संघ ने कहा कि भाई हम अपने लोग नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। संघ के कार्यकर्ताओं को संघ कभी नहीं कहता कि आप चुनाव में जाओ काम करो, लेकिन इस बयान से डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिंपथाइजर हैं, जो उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी से जुड़ा है, मैं स्वयंसेवकों की बात नहीं कर रहा, स्वयंसेवक एक कैटेगरी में, लेकिन जो संघ की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सिंपथाइजर है, वो हैं। तो जो सिंपथाइजर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुआ कि ये संघ और बीजेपी के रिश्ते किस तरह के हैं, तो वो कंफ्यूज होकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो वोट देने नहीं निकले होंगे। अब अगर कोई ये कहे कि संघ ने हाथ खींच लिए तो सवाल ये है कि संघ ने क्या उत्तर प्रदेश में ही हाथ खींचे थे, मध्य प्रदेश में हाथ नहीं खींचे थे? मध्य प्रदेश में संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे थे। ये थोड़ी सी बात जो है ये ठीक नहीं लगती है, और ये जो है इसको हम सही रूप में नहीं देख रहे अगर हम ऐसा कहते हैं। ये जरूर है कि कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकता है कि कहीं रही हो, ये जरूर हो सकता है कि यूपी में संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रही हो, और वो कोऑर्डिनेशन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा था। वो कोऑर्डिनेशन राजस्थान में शायद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत अच्छा था। दक्षिण में शायद ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर केरल में बीजेपी पहली बार एक सीट जीती है तो इसमें अकेले बीजेपी की ताकत नहीं है, इसमें आरएसएस की ताकत है। आरएसएस के कितने कार्यकर्ताओं ने केरल में जो है वहां पर देश विरोधी ताकतों से लड़ते हुए बलिदान दिया है। तो इसलिए ये कहना कि संघ जो है बीजेपी से नाराज है और संबंध तोड़ने की बात चल रही है, ये सारी जो अफवाहबाजी है, इससे ज्यादा नहीं। अब डॉक्टर मोहन भागवत के जो मणिपुर के बयान को देखा जा रहा है कि वो बीजेपी का विरोधी बयान है, तो डॉक्टर मोहन भागवत के बयान का फिर आप एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। आप ये उन्होंने कहा कि वहां शांति की जरूरत है, शांति की राह देख रहा है मणिपुर। इसमें क्या जो है सरकार विरोधी है? शांति की राह तो मणिपुर देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां शांति होनी चाहिए, वहां जो संघर्ष चल रहा है। पर साथ साथ डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था मणिपुर में जो इस वक्त जो वहां पर गड़बड़ है या गड़बड़ कराई जा रही है, कराई गई है, तो जब वो गड़बड़ कराई गई है जब वो कह रहे हैं, तो वो इशारा किस तरफ है? कौन लोग मणिपुर में गड़बड़ करा रहे हैं? ये क्या सरकार वहां करवा रही है? आप समझ नहीं रहे। तो वो ये भी कह रहे हैं, जब अपप्रचार झूठ की बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत, तो अपप्रचार झूठ जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया क्या? कांग्रेस की तरफ से क्या इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के लोगों ने इस तरह का अपप्रचार दुष्प्रचार नहीं किया कि संघ का एक झूठा बैनर लगाकर एक व्यक्ति ने जो है बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि हम आरएसएस, असली आरएसएस हैं और हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, बीजेपी के खिलाफ वोट देने। इस तरह के कुछ पर्चे निकाल दिए गए आरएसएस के जो है लेटर हेड बनाकर। क्या ये अपप्रचार झूठ नहीं था? तो अगर डॉक्टर मोहन भागवत ने झूठ की बात कही है, तो वो झूठ क्या उन्होंने किसी एक पार्टी को निशाना बनाया? डॉक्टर मोहन भागवत ने यह कहा कि विरोधी नहीं प्रतिपक्ष, और अब चुनाव हो गए हैं और जो है एक आम सहमति बनाकर काम करना चाहिए। तो इसमें क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ कहा? इसमें तो कोई दो राय नहीं। आम सहमति से बनाने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। वो भी कहते हैं कि विपक्ष को साथ लेकर चलना है, लेकिन अगर विपक्ष उसके लिए तैयार न हो तो आप क्या करोगे? क्योंकि विपक्ष जो है हर मुद्दे पर अगर टकराव के मूड में तो क्या करोगे? संघ और बीजेपी तो चाहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो आपसी सहमति से हो जाए, और आज से नहीं बहुत पहले से चाहते थे। पर टकराव कौन कर रहा था? टकराव के रास्ते पर कौन था? सोचिए। अपने विरोधी दल को प्रतिपक्ष मानना चाहिए, ये बात जो संघ कह रहा है, तो ये तो कांग्रेस पर भी लागू होती है ना। कांग्रेस तो प्रतिपक्ष मानती नहीं, वो तो दुश्मन मान के चलती है। नरेंद्र मोदी का सर फोड़ने की बात करती है, नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहती है, संघ पर बैन लगाने की बात करती है कांग्रेस। तो फिर क्या डॉक्टर मोहन भागवत बीजेपी को निशाना बना रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार है, एक और फेक नैरेटिव है। वो सबके लिए कह रहे थे कि यार ठीक बात है, चुनाव के बाद एक आपसी समझ के साथ काम होना चाहिए, सभी सहमत है। और इस वक्त तो क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो समझ बनाने की जरूरत और है। अब संघ अगर सीए की बात करता है तो इसका विरोध कौन करता है? संघ अगर हिंदुओं को
बाकी देशों में जो प्रताड़ित हिंदुओं उनको लाकर यहाँ पे लाने की बात करते हैं तो उसका विरोध कौन करता है? तो इन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की बात क्या सरकार को जो है वो सलाह है? ये तो विपक्ष को सलाह भी है, पर विपक्ष तो सलाह लेगा नहीं। घमंड नहीं होना चाहिए। क्या घमंड बीजेपी के लोगों में है? क्या घमंड कांग्रेस में नहीं है? राहुल गांधी जिस घमंड के साथ कहते रहे कि नरेंद्र मोदी लिख के ले लो जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्या राहुल गांधी का घमंड नहीं था? क्या कांग्रेस के नेताओं का घमंड नहीं दिख रहा था इन चुनाव में? तो घमंड की अगर उन्होंने बात की तो उन्होंने एक बात कही। तो आरएसएस को बड़े आप छोटे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं जब आप इसको किसी एक राजनीतिक पार्टी पर लागू करते हैं। तो आरएसएस एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करता है, वो व्यक्ति निर्माण की बात करता है, देश को मजबूत बनाने की बात करता है। इसको आप समझिए। हाँ, कुछ मुद्दे जरूर हैं जिन पर आरएसएस और बीजेपी में जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब जो आरएसएस को लगता है कि कुछ चीजें जो है बीजेपी ने इन चुनाव में गलत की है। अगर ऐसा लगता है तो उसमें कोई गलत, ये तो बात सब अब तो बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि कुछ चीजें तो गलत हुई हैं, तभी आप सीधा 303 से घटकर यहां पर आ गए। तो कुछ चीजें तो गलत हुई हैं, अगर आरएसएस मान रहा है तो फिर वो बीजेपी को भी स्वीकार करनी चाहिए। मेरी जितनी जानकारी है, मैं अपनी जितनी मेरी समझ है, मेरी जानकारी, जितना मैंने कुछ आरएसएस के नेताओं से और जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को अपनी मां मानते हैं। इस बात को यकीन के साथ कह रहा हूं मैं। वो मानते हैं आरएसएस से उनका रिश्ता मां जैसा है। वो संघ को अपनी मां मानते हैं और इसीलिए वो मां से बिल्कुल अलग होकर काम करेंगे। दोनों के बीच ऐसे रिश्ता हो जाएगा कि तलवारें तन जाएंगी, ये नहीं हो सकता। संघ और बीजेपी का रिश्ता मां और बेटे का रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते को टूटने की जो लोग उम्मीद लगा के बैठे उनको निराशा ही होगी। ये बात समझनी चाहिए। हाँ, बेटा जब कुछ गड़बड़ करता है, जब बेटा कुछ गलत कदम उठाता है तो मां उसको प्यार प्यार से समझाती है, सलाह देती है, कई बार कान भी पकड़ती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बेटे को कहती है कि घर से निकल जा या बेटे से संबंध तोड़ लेती है। जो मेरी जानकारी है, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को यकीन से मानिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ को अपना मातृ संगठन मानते हैं, वो मां जैसी मानते हैं और संघ बीजेपी को अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जहां तक संघ की नाराजगी की बात है, आरएसएस इस बात से जरूर थोड़ा सा आरएसएस को इस बात का जरूर दुख है कि चुनाव के दौरान में जो जिस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग किया गया, आरएसएस में कई लोगों को लगता है कि एजेंसीज का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक इशू जरूर है जिसको लगता है चुनाव के दौरान में एजेंसीज का इतना ज्यादा उपयोग जो है नहीं होना चाहिए। संघ के कई जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मानना है। हालांकि ये लोग ये भी मानते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग कांग्रेस ने ज्यादा किया था नरेंद्र मोदी को परेशान करने में, बाकी चीजों पे, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग है ना, उनका दोनों की संस्कृति और दोनों का जो डीएनए अलग अलग है। तो अगर डीएनए अलग अलग है तो फिर बीजेपी को अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए। जो एजेंसीज को जिस तरह से चुनाव में काम किया वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, संघ के लोगों को यह भी लगता है कि भाई जिस तरह से बीजेपी ने तमाम राजनीतिक विचारधाराओं को ताक पर रखकर हर किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सबको शामिल करते गए, सबसे हाथ मिलाते गए, वो चीज सही नहीं है। संघ को यह भी लगता है। जैसे एक नाम बताता हूं, कृपा शंकर सिंह, ये कांग्रेस के नेता थे, महाराष्ट्र के, बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने इनको जौनपुर से टिकट दे दिया। अब ये कृपा शंकर सिंह वही हैं जो जब 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की सरकार की पहल पर एक किताब निकली थी जिसमें 26/11 के आतंकी हमले का दोष आरएसएस को दे दिया गया था। तो ये कृपा शंकर सिंह उस वक्त उस समारोह में, जिसमें महेश भट्ट थे, जिसमें दिग्विजय सिंह थे, उसमें कृपा शंकर सिंह भी थे, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनको बीजेपी ने जौनपुर से टिकट दे दिया, अपनी पार्टी में भी लाए, जौनपुर से भी टिकट दे दिया। अब आरएसएस इसको लेकर खुश नहीं है। ऐसे लोगों को लाओ आप पार्टी में और उसके बाद सीधा टिकट दे दो, उस चीज से आरएसएस खुश नहीं। हालांकि आरएसएस ये नहीं कहता कि किसी को जोड़ो नहीं, वो तो कहता है कि सबको जोड़ो, हर एक को एक साथ लाने की जरूरत है। लेकिन आप एकदम से लाइए और बिना उसको परिष्कृत किए सीधा टिकट देकर उतार दो। और वो जौनपुर से टिकट वो हार गए, बुरी तरह से चुनाव हारे, लगभग 1 लाख वोटों से हारे। तो कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आरएसएस को जो है तकलीफ है। लेकिन उसके बावजूद आरएसएस इन रिश्तों को ना खत्म करेगा, ना आरएसएस जो है अपनी नाराजगी इस तरह से पब्लिकली जाहिर करेगा। समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात जो है वो कोऑर्डिनेशन की चीज होगी।
वो जरूर होगी। कुछ जल्द आप सुनेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेशन की बैठकें होंगी, या आप शायद नहीं भी सुनेंगे, क्योंकि आरएसएस जो करता है बहुत बार वो चीजें पर्दे में रह जाती हैं। अभी योगी आदित्यनाथ से मिलने की खबर आ रही है, मोहन भागवत मिलेंगे, तो वो एक सामान्य शिष्टाचार बैठक तो होगी, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर जाहिर सी बात है कुछ चर्चा भी होगी। योगी आदित्यनाथ को जो हटाने की जो बात चल रही है उसको लेकर भी जो है बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन असली जो बात है इन दोनों रिश्तों के बीच जो है, अब देखेंगे। मेरी अपनी जो समझ कहती है, अब बीजेपी का बहुत जल्द अगला अध्यक्ष का चुनाव होना है। मेरा मानना है कि बीजेपी और संघ अब ज्यादा जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, और बीजेपी का जो अगला अध्यक्ष होगा उसमें संघ से भी सलाह ली जाएगी, मशवरा किया जाएगा। तो दोनों के बीच, फिर मैं कह रहा हूं, ये जो दोनों के बीच तलवारें तलने की, संबंध विच्छेद होने की जो खबरें हैं वो मात्र अफवाह हैं। वो लोग फैला रहे हैं जो संघ को नहीं समझते, संघ को नहीं जानते, संघ बीजेपी के रिश्तों को नहीं जानते। तो इस बात को, इस सच को समझना जरूरी है। अगले आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें जो मैं आज कह रहा हूं वो आपको और जो है स्पष्ट हो जाएंगी। आप देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।